देखो चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड क्या होता है? एसिड होता है एनी सब्सटेंस which when dissolve in water produces H plus ion। H plus आयन को हाइड्रोजन आयन भी बोला जाता है, हाइड्रोजन आयन, या आप बोल सकते हो H plus आयोन्स, या आप बोल सकते हो H3O plus आयोन। H3O plus आयोन, H3O plus आयोन का मतलब होता है हाइड्रोनियम आयोन। तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालने से या तो आप बोल सकते हो H plus आयन प्रोड्यूस होता है, या बोल सकते हो H3O plus आयन प्रोड्यूस होता है। H plus आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। और H3O plus आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम NiUM, नियम आयन्स। तो एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में हम लोग जब भी एसिड को पानी में डालते हैं तो H plus आयन ही बनता है, लेकिन ये H plus आयन क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेता है। क्या कर लेता है? और क्या बना लेता है? H3O plus। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं सोचो एक एसिड लिया, जैसे सोचो HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड को जैसे आप पानी में डालते हो, ये एसिड क्या होता है? ऐसे टूट जाता है। ये टूटता है H plus और Cl माइनस। और वाटर जो होता है, वाटर का जो डॉट स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ये दो हाइड्रोजन से जुड़ा है और इसके पास 4 लॉन पेयर रहता है। ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, वो यहाँ पे आ जाता है और इसके साथ, इसका लॉन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेता है। इसका लॉन पेयर के साथ क्या बॉन्ड कर लेता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये इसके साथ मिलकर क्या बन गया? ये बन गया H3O plus। समझ में आया? और जो Cl था वो बन गया Cl माइनस। तो एक्चुअली में एसिड को पानी में डालने से H plus ही बनता है, लेकिन ये H plus वाटर के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बंद करने के कारण क्या बन जाता है? H3O plus। तो इसलिए आप दोनों तरीका से डिफाइन कर सकते हो कि एसिड वो सब्सटेंस है जिसको पानी में डालने से हाइड्रोजन आयन बनता है, या आप ऐसे बोल सकते हो एसिड वो सब्सटेंस जिसको पानी में डालने से हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये हाइड्रोनियम आयन है और ये हाइड्रोजन आयन। ये वाटर से जब जुड़ेगा तभी हाइड्रोनियम आयन बनेगा। इसलिए आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, एसिड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो है जो कि कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। जो जिंदा चीजों से कलेक्ट किया जाता है उस एसिड को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है लिविंग। और एक एसिड होता है, दूसरा प्रकार का एसिड होता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड होता है वो जो कि हम लोग को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? मिनरल से। ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स से ऑब्टेन किया जाता है। इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। इसका एग्जांपल है CH3COOH। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है? इस एसिड को अगर आप ब्रेक डाउन, इस एसिड को अगर आप पानी में डालोगे तो टूटेगा CH3COO माइनस H प्लस। उसी तरह से ये मिनरल एसिड में क्या क्या आता है? इसमें आता है HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4, H2SO3। तो ये सभी एसिड मिनरल एसिड से, मतलब मिनरल से बना हुआ है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद जो नेक्स्ट एसिड है इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। उसके बाद जो नेक्स्ट एसिड है उसका नाम है सल्फरिक एसिड। कहीं कहीं बुक में SUL FURIC भी लिखे रहता है, तो आप PH भी लिख सकते हो या FURIC भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका कार्बोनिक एसिड, ये हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड, और ये हो गया आपका सल्फरस। नॉट सल्फरिक नहीं है, सल्फरिक SO4 है और ये सल्फरस है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एसिड 2 प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो
ऑर्गेनिक के बारे में हम लोग और डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है और ये सभी इनऑर्गेनिक है। अभी अगर मैं इसको फर्दर कैटेगराइज करूँ तो यहाँ पे एसिड को फर्दर कैटेगराइज किया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो ये जितने भी एसिड दिख रहे हैं ना आपको, ये तीनों जो दिख रहा है, ये तीनों एसिड किस कैटेगरी में आता है? ये तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और उसके अलावा ये जितने भी बच रहे हैं, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? वीक एसिड। अब पता कैसे चलता है कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा एसिड वीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को बोला जाता है जो पानी में डालने से कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है मतलब पूरी तरह से कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। मतलब जो पानी में डालने से पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, मतलब पूरी तरह से कैटायन और एनायन बन जाएगा, उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड वो होता है जिसको पानी में डालने से पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता है, बल्कि पार्शियली आयोनाइज होता है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। पूरी तरह से आयोनाइज होने का मतलब हो गया, जैसे ये HCl क्या बन जाएगा? H+ और Cl-, मतलब H+ पूरा अलग हो जाएगा और Cl- पूरा अलग हो जाएगा। लेकिन ये वीक एसिड क्यों है? क्योंकि इसको अगर आप पानी में डालोगे तो ये पार्शियली आयोनाइज होगा। पार्शियली आयोनाइज का मतलब होता है ये जो H2CO3 है ना, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये कुछ ऐसा टूटेगा, H+ और HCO3-, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज होता तो क्या बनता बताओ? यहाँ बनता 2H+ और CO3-। पर ये ऐसे आयोनाइज नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसे आयोनाइज हो रहा है। मतलब इसका एक H+ अभी भी कार्बोनेट के साथ जुड़ा हुआ है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये हो गया क्या? ये हो गया पार्शियली आयोनाइज या पार्शियली डिसोसिएट। अरे समझ में आ रहा है? तो वीक एसिड किसको बोलते हैं? एसिड विच पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर। पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर। डिसोसिएट मतलब होता है टूट जाना। क्या चीज में टूट जाना? आयोन्स में टूट जाना। तो ये पार्शियली टूटा है, देख लो अभी भी एक H+ CO3 के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया। इसी तरह से अगर आप HNO3 लेते हैं तो ये भी कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। ये क्या बनता है? H+ और NO3-, कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। या इसको भी अगर आप लेते हैं तो ये बनता है 2H+ और SO4-, मतलब देख लो पूरा H+ अलग हो गया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है, देखो इसमें से 2H+ होना चाहिए ना, लेकिन एक ही H+ अलग हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियली आयोनाइज या पार्शियली डिसोसिएट बोलेंगे। अरे समझ में आ रहा है? तो वीक एसिड वो होता है जो पार्शियली डिसोसिएट होता है वाटर में, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वाटर, कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, जो पूरी तरह से अलग अलग हो जाता है। मतलब जितना भी कैटायन है वो अलग हो जाएगा और जितना भी एनायन है वो अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा कैटायन अलग नहीं हुआ, अभी भी एक कैटायन एनायन के साथ जुड़ा हुआ है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? तो देखो एसिड को और फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो एसिड में, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। समझ में आया? कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन की जगह आप क्वांटिटी में लिख सकते हो, क्वांटिटी। सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन और क्वांटिटी ऑफ एसिड इज मोर देन वाटर। किसी सॉल्यूशन में अगर एसिड का क्वांटिटी ज्यादा है और पानी का क्वांटिटी कम है तो उसको कंसंट्रेटेड एसिड बोला जाता है। जैसे आप इसको ऐसे लिखोगे, कभी भी लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, जैसे H+O4 ब्रैकेट में लिखोगे CnO3 डॉट, तो ऐसा लिखा है, मतलब कंसंट्रेटेड है। इसमें एसिड का मात्रा ज्यादा है और पानी का मात्रा कम है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड वो होता है सॉल्यूशन, एक तरह का ऐसा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन विच concentration of acid is less than water। मतलब एसिड का क्वांटिटी कम होता है
और वाटर का क्वांटिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस टाइप का एसिड को आप ऐसे लिखोगे H2SO4, अब ब्रैकेट के अंदर लिखोगे डाइल्यूट DIL, ऐसे डाइल्यूट DIL लिख के डॉट, समझ में आया। तो जिसमें पानी ज़्यादा है और एसिड कम उसको डाइल्यूट बोलते हैं, जिसमें एसिड ज़्यादा है और पानी कम उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी जो टर्म है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, एसिड के साथ एसोसिएटेड है, और बेस के साथ एसिडिटी टर्म एसोसिएटेड है। अब ये बेसिसिटी होता क्या है, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H plus ions produced by each molecule of acid in its aqueous state। एक्वस स्टेट का मतलब क्या होता है, जब उस एसिड को पानी में डाला जाता है। कोई भी चीज को पानी में डालने से उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वस। समझ में आया कि एक्वस का मतलब होता है उसको पानी में डाला गया, ठीक है, ना कि पानी को उसमें डाला गया, पानी में उसको डाला गया। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है जब उसको पानी में डाला जाता है, किसको, एसिड को। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, ईच मॉलिक्यूल मतलब हर एक मॉलिक्यूल। समझ में आया। तो कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसी को बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, HCl, H2SO4 और HNO3, या यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं H3PO4। ओके, तो अगर यहाँ पे देखोगे ये कितना H प्लस प्रोड्यूस कर सकता है, एक ही प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि इसके पास एक ही है। तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा 1, और इसको बोला जाएगा मोनोबेसिक एसिड। और ये इसके लिए 2 H प्लस प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि 2 H प्लस है, ये हो जाएगा डाइबेसिक। और ये 3 प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए इसका हो जाएगा ट्राइबेसिक। तो अगर आपको एग्जाम में बेसिसिटी बताने बोलेगा तो आपको बस काउंट करना है कितना तो हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है, और उसके हिसाब से लिख देना मोनोबेसिक है कि डाइबेसिक है कि ट्राइबेसिक। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। देखो आप कभी भी लेबोरेटरी में काम करोगे एसिड के साथ, तो आपको एसिड को पानी में डालना है, ना कि वो पानी को एसिड में डालना है। अब क्वेश्चन अरेज होता है क्यों, क्योंकि देखो सीधा सा बात है, एसिड जब पानी से रिएक्ट करता है तो वो जो रिएक्शन होता है वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। और हम लोग जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, हीट बनता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो जब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा तो वाटर क्या होगा, बॉयल होगा, और जब कोई चीज बॉयल होता है तो वो क्या होता है, इस बार मतलब ये कंटेनर से बाहर आ जाता है। समझ में आ रहा है कि तो अगर आप एसिड को पानी में डालोगे तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और इससे जब बाहर आएगा, इससे बाहर कौन आएगा, पानी आएगा और उसमें जो एसिड रहेगा उसका क्वांटिटी क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो वो अगर आपके बॉडी पे गिर भी जाए, बाहर आके अगर आपकी बॉडी पे गिर भी जाए तो आपको ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा नहीं। लेकिन अगर आप पानी में एसिड को डालोगे तो फिर भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होगा, लेकिन इस बार पानी नहीं उबलेगा, इस बार कौन उबलेगा, तो एसिड उबल के बाहर आएगा और वो आपका हाथ पे गिरेगा तो आपका हाथ को जला देगा। कारण समझ में आ रहा है। तो दोनों केस में ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एक में वाटर बाहर आएगा बॉयल होके और एक में एसिड बॉयल होके बाहर आएगा। तो एसिड आपके ऊपर आएगा तो डेंजर है। समझ में आ रहा है ना। तो अभी स्क्रीन आ रहा है। ओके देखो, लॉरी और ब्रॉन्स्टेड जो था वो एसिड को एक अलग तरीका से डिफाइन किया। वो क्या बोला, एसिड क्या होता है, एसिड होता है एसिड आर प्रोटोन डोनर। एसिड आर प्रोटोन डोनर्स। एसिड वो होता है जो प्रोटोन को डोनेट करता है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ, ये समझ नहीं आया। तो आपको पता है कि एसिड को पानी में डालने से क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर का बात करें तो वो कितना है, 1 है। मतलब इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब यही हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, H प्लस बना, मतलब क्या, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, खो दिया है। और ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी ना H प्लस बनेगा। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। न्यूट्रॉन भी कितना है, 0। प्रोटॉन अभी भी कितना है, 1। तो एक H प्लस आयन एक प्रोटॉन के बराबर है। इसीलिए बोला गया है कि एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर। क्योंकि ये पानी में जाने से प्रोटॉन को, ये पानी में जाने से H प्लस आयन को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। एक तरह से प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है कि नहीं।
ये पानी में जाते थे ही H+ आयन को रिलीज कर रहा है। रिलीज कर रहा है मतलब क्या, एक तरह से प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, क्योंकि H+ आयन इज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन। क्यों इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है। इसीलिए ये बोला कि एसिड वो होता है जो कि क्या होता है, प्रोटॉन डोनर। मतलब जो किसको डोनेट करता है, डोनेट H+ आयन, H+ आयन को डोनेट करता है। ठीक है, बेस। तो देखो बेस क्या होता है, बेस होता है वो सब्सटेंस जिसको पानी में डालने से क्या प्रोड्यूस करता है, OH- आयन। तो बेस क्या होता है, सब्सटेंसेस which when dissolved in water produces OH- ions। अब ये OH- को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो जैसे H+ को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, H3O+ को हाइड्रोनियम, इसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, OH- को। तो बेस वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालने से हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा। ये एक डेफिनेशन हुआ। इसको हम लोग एक दूसरा तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये वो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस which react with hydronium ion of acid to form salt and water। तो बेस को हम एक दूसरा तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं। बेस वो सब्सटेंसेस है जिसको अगर आप हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोनियम आयन कौन प्रोड्यूस करता है, एसिड। तो वो क्या क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। तो मैं ये दोनों का एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि ये वाला डेफिनेशन भी कैसे सही है और ये वाला डेफिनेशन भी कैसे सही है। तो देखो मैं आपको बोला कि अभी मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि बेस होता क्या है एक्चुअली। तो बेस ना दो प्रकार का होता है, एक होता है मेटल ऑक्साइड और एक होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं या जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं उसको बेस बोला जाता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। तो आप लोग एक्सेप्शन भी याद रखो। एक्सेप्शन के तौर पे है जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये तीनों ऑक्साइड ऐसा है जो कि बेस नहीं है, मतलब ये ना दोनों का नेचर शो करता है, एसिड का नेचर भी शो करता है और बेस का नेचर भी शो करता है। मतलब इसका नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है। इस टाइप का ऑक्साइड को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक और एग्जांपल है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड। ये सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, द ऑक्साइड विच शोज properties of both acid and base, जो कि एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये एक्सेप्शन है, तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं या जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, बेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम ऑक्साइड भी एक बेस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। ये आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको कैसे पता चलेगा, आपको ये तो पता चल गया कि मेटल के बाद अगर ऑक्सीजन लगे रहेगा तो वो बेस है, या मेटल के बाद अगर OH लगे रहेगा तो वो बेस है, पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेटल कौन है, समझ में आ रही है ना। तो मेटल कौन है उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है। क्या याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज हम याद करवाए थे, कृष्णा, कार, मांगे, हाइड्रोजन, फरारी, रिपब्लिक, हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, फिर कुश्ती होगा आज पटना ऑडिटोरियम में। तो देखो ये सभी मेटल्स हैं, ये सभी के सभी कौन है, मेटल्स। तो आपको इनके साथ अगर ऑक्साइड लगे रहेगा तो समझ आना बेस है, या इनके साथ हाइड्रोक्साइड लगे रहेगा तब भी समझ आना कि बेस। तो एसिड का आइडेंटिफिकेशन क्या है, एसिड का आइडेंटिफिकेशन है कि एसिड का स्टार्टिंग में हमेशा H लगे रहता है, ऑर्गेनिक एसिड छोड़ के। ऑर्गेनिक एसिड में बाद में H लगे रहता है, जैसे बताया था ना CH3COOH। और बाकी में क्या देखे थे, HCl, H से स्टार्ट हो रहा है, H2SO4 H से स्टार्ट हो रहा है। अब बेस का क्या है, बेस में मेटल के बाद या तो ऑक्सीजन रहेगा या मेटल के बाद OH रहेगा। ये चीज क्लियर हुआ। इसके अलावा जो भी बचता है, वो सभी के सभी क्या है, सॉल्ट।
तो आप देख लेना, अगर एच से स्टार्ट हो रहा है मतलब एसिड है, मेटल के बाद ओ या ओ एच लगा है तो बेस है, बाकी कुछ भी बचा तो सॉल्ट है। तो आपको बेस समझ में आ गया ना। तो अभी मैं आपको वो एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि कैसे बेस का दो डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग उसको दो तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो मैं अभी क्या बोला था कि बेस वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालने से क्या प्रोड्यूस करता है, जिसको पानी में डालने से क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है पानी में डालने से, पानी में डालने बेस वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालने से OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो देखो ये एक बेस है कि नहीं, क्योंकि मेटल के बाद ऑक्सीजन लगा है, जिसको अगर आप पानी में डालोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस आयन। कैसे प्रोड्यूस करेगा, देखो ये टूट के बन जाएगा Mg2+ और ये बनेगा O2 माइनस, और ये टूट के बन जाएगा 2H+, और सॉरी ये टूट के बनेगा H+ और OH माइनस। अब देखो ये H+ और ये O2 माइनस जुड़ के क्या बन जाएगा, OH माइनस। तो देखो इसको हम लोग जब पानी में डाले तो क्या क्या बना, Mg2+ बना और 2 OH माइनस बना कि नहीं। इससे पता चलता है कि किसी भी बेस को अगर आप पानी में डालते हो तो क्या क्या बनता है, OH माइनस बनता है। तो बेस वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप पानी में डालोगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस आयन। ये पहला डेफिनेशन के हिसाब से हुआ। तो पहला डेफिनेशन क्या बोला था, बेस को पानी में डालने से OH माइनस आयन बनता है। तो आपको दिख रहा नहीं ये OH माइनस कैसे बन रहा है। ओके, दूसरा डेफिनेशन हम लोग बोले थे, बेस वो होता है जो कि एसिड का हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। वो भी चेक कर लेते हैं। अभी मैं इस बेस को किसके साथ रिएक्ट करने वाला हूँ, एसिड के साथ। तो ये टूट के क्या बनेगा, ये बनेगा Mg2+ और O2 माइनस। अब देखो यहाँ पे हम HCl के बगल में एक्वस लिखे हैं। एक्वस मतलब क्या है, ये इसको पानी में डाला गया है, मतलब यहाँ पे पानी भी है। एक तो ये टूट के बनेगा H+ और Cl माइनस, और पानी है क्योंकि यहाँ पे, तो ये टूट के फर्दर बनेगा पानी है तो क्या बनेगा, पानी है तो टूट के बनेगा H+ और OH माइनस। अच्छा ठीक है, पानी है तो H2O रहेगा। अब देखो ये जो H2O है वो इसके साथ जुड़ के क्या बन जाता है, H3O+। या एक तरह से मैं आप लोग को इसको रुको, मैं कुछ और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर HCl को हम लोग पानी में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है H3O+ और Cl माइनस। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, एसिड को अगर आप पानी में डालते हो तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, बताए थे ना अभी। ये फर्दर क्या टूट के बनेगा, ये फर्दर टूट के बनेगा H2O और H+, क्योंकि ये H+ इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में है। और ये टूट के क्या बनेगा, अरे यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये एक बेस है, इसको हम लोग एसिड में डाले तो एसिड क्योंकि पानी में मिलाया गया है तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस आयन। नहीं समझ में आया, समझ में आया। ओके, तो हम लोग का सेकंड डेफिनेशन क्या बोला था कि बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड का हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। ये Mg2+ और ये Cl माइनस जो क्या बन जाएगा, MgCl, जो कि एक सॉल्ट है। ये समझ में आया। और ये H+ और ये O2 माइनस जुड़ के क्या बन जाएगा, ये H2O बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे H2O बन गया, समझ में आया। फिर इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, हो गया बैलेंस। और वो H2O क्या, ठीक, तो यहाँ 2 लिखे हैं, इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, सब हुआ है। हाँ ठीक, तो सब बैलेंस हो। तो यहाँ इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या पता चला कि बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड का हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर। तो देखो ठीक है, एसिड के क्या बनेगा, H3O+ और Cl माइनस। और H3O+ का मतलब हो गया H2O+ H+। ये इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, H2O, और ये इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, सॉल्ट। ये सॉल्ट बन गया, और एक H2O ये और एक H2O ये, 2H2O बना ना। हाँ सर। अच्छा नहीं बैलेंस, थोड़ा पॉज कर लेते हैं। देखो इसको
इसको आप ऐसे बैलेंस कर लेना। अभी देखो मेरे बात सुनो, हम जो यहाँ पे बताना चाहते हैं वो समझो। हम ये बताना चाहते थे कि बेस का एक तरीका डिफाइन करने का कि इसको पानी डालने से वो H माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। दूसरा तरीका था कि बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड का हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एसिड जो है वो टूट के क्या बना है HCO प्लस और Cl माइनस, और ये फर्दर टूट जाएगा H2 और H प्लस, ये और ये मिलके क्या बन जाएगा वाटर। तो फाइनली वाटर बना ना, तो बैलेंस करने के बाद कितना बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ भी वाटर है और ये भी मिलकर वाटर बना, और ये मिलकर क्या बना सॉल्ट। तो फाइनली इसका रिएक्शन से क्या बना सॉल्ट और वाटर बना ना। तो ये सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से सही हुआ ना। ये बेस वो सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके, किसका हाइड्रोनियम आयन एसिड का हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है सॉल्ट और वाटर। अरे सेकंड डेफिनेशन भी समझ में आ रहा है। तो देखो हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि बेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मेटल ऑक्साइड और एक होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। और कुछ एक्सेप्शन भी हम बताए थे जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो कि एसिड जैसा बिहेव भी करता है और बेस जैसा भी। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं अल्काली। तो अल्काली क्या होता है, अल्काली भी बेस ही होता है, लेकिन ये बेस ये एक स्पेशल बेस है। स्पेशल बेस क्यों है, क्योंकि अल्काली वो बेस होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। मतलब अल्काली वो बेस है जो पानी में घुल सकता है। समझ में आया कि नहीं, सारे बेस पानी में घुलते नहीं है, पर अल्काली वो बेस है जो पानी में घुलता है, मतलब सॉल्युबल है। तो हम लोग बोलेंगे दिस आर द बेसेस सॉल्युबल इन वाटर। ये वो बेस है जो वाटर में क्या होता है सॉल्युबल होता है, वाटर में घुल जाता है। अब देखो ये अल्काली भी जो है ना, ये फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज है, स्ट्रॉन्ग अल्काली और वीक अल्काली। स्ट्रॉन्ग अल्काली वो होता है जिसको अगर आप पानी में डालोगे ना तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा कैटायन और एनायन में, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा कैटायन और एनायन में। वीक अल्काली वो होता है जिसको अगर आप पानी में डालोगे तो वो कंप्लीटली कैटायन और एनायन में सेपरेट नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ कैटायन जो है वो एनायन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे पार्शियली डिसोसिएट होगा कैटायन और एनायन में, और यहाँ पे क्या होगा कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो स्ट्रॉन्ग अल्काली क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, मतलब वाटर में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा कैटायन और एनायन में। और वीक अल्काली वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर। तो इसका एग्जांपल हो गया स्ट्रॉन्ग अल्काली का। स्ट्रॉन्ग अल्काली का एग्जांपल हो गया NaOH, याद रखना, और KOH। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्काली है। अगर आपको पूछेगा स्ट्रॉन्ग अल्काली का एग्जांपल देना तो NaOH और KOH होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या था, HNO3, नाइट्रिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वीक अल्काली का अगर आपको एग्जांपल पूछेगा तो वीक अल्काली का एग्जांपल देना एमोनियम हाइड्रोक्साइड और आपका एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, वीक अल्काली में आते हैं। मतलब इसको अगर आप पानी में डालोगे तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अल्काली आयोनाइज ना हो, और इसको अगर आप पानी में डालोगे तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। ये जरूरी नहीं कि पूरी तरह से कैटायन और एनायन में टूटे। समझ में आया कि नहीं। तो स्ट्रॉन्ग अल्काली क्या होता है, जो पानी में डिसॉल्व होता है। और अल्काली का दो प्रकार है, एक स्ट्रॉन्ग अल्काली और एक वीक अल्काली। स्ट्रॉन्ग अल्काली वो होता है जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है कैटायन और एनायन में, और वीक अल्काली वो है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। समझ में आया। अभी देखो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, अल्काली वो बेस है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि कुछ ऐसे बेस भी होंगे जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन मार सकते हैं कि ऑल अल्काली आर बेस। ओके, ऑल अल्कालीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्काली। सारे अल्काली बेस होते हैं पर सारे बेस अल्काली नहीं होते हैं। इसको आप ऐसे समझो, बेस दो प्रकार का होता है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ में आया कि नहीं। तो बेस का जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है, मतलब बेस का जो वेराइटीज है वो काफी ज्यादा है, पर अल्काली का वेराइटीज जो है वो लिमिटेड है।
क्योंकि अल्काली सिर्फ वो बेस है जो वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन इसमें वो बेस में क्या होता है, बेस में सब कुछ आता है, चाहे वो वाटर में सॉल्युबल हो या ना हो, लेकिन अल्काली सिर्फ वही बेस है जो वाटर में सॉल्युबल होगा। मतलब अल्काली में वो बेस नहीं आएगा जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए अल्काली भी बेस के अंदर आता है, पर बेस अल्काली के अंदर नहीं आता है। अरे क्योंकि आप समझ रहे हो ना, बेस में दो प्रकार होगा, वाटर सॉल्युबल भी होगा वाटर इनसॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेस का दो प्रकार है, जिसमें से वाटर सॉल्युबल को अल्काली बोलते हैं। इससे पता चलता है कि अल्काली बेस के अंदर में आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल अल्काली आर बेस, पर हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल बेस आर अल्काली, क्योंकि कुछ ऐसे बेस भी हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो कि वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? तो जैसे देखो, जैसे हम लोग एसिड में पढ़े थे बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता था एक एसिड को पानी में डालने से कितना H+ आयन प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से बेस के लिए एक टर्म यूज होता है, इसका नाम है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है कि एक बेस को पानी में डालने से वो कितना OH- आयन प्रोड्यूस करता है। OH- आयन क्या होता है आपको पता है, उसका नाम हम बताए थे हाइड्रोक्सिल आयन। तो एक बेस को पानी में डालने से वो कितना हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है, उसी को बोलते हैं एसिडिटी। एक बेस का मॉलिक्यूल मतलब बेस को जब आप पानी में डालोगे तो उस बेस का एक मॉलिक्यूल कितना OH- आयन प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलते हैं एसिडिटी। एक बेस का मॉलिक्यूल, ये समझ में आया कि जब आप एक बेस को पानी में डालोगे तो उसमें तो बहुत सारा मॉलिक्यूल रहेगा ना बेस का, लेकिन उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल कितना OH- प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी। जैसे आप NaOH में देख सकते हो कितना तो OH- है, एक ही OH- है, तो इसीलिए इसका एसिडिटी 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH 2 है, तो इसीलिए इसका एसिडिटी 2 है। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 है, इसीलिए इसका एसिडिटी 3 है। तो इसीलिए इसको बोला गया मोनो एसिडिक, 2 के लिए डाई एसिडिक और 3 के लिए बोला गया ट्राई एसिडिक। ये सारा चीज समझ में आ रहा है? तो देखो, जैसे आप लोग को हम बताए थे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन मतलब H+ आयन। तो उसी तरह से बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है मतलब किसको एक्सेप्ट करता है, H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस क्या है, बेस आर द सब्सटेंस which accept H+ आयन। H+ आयन को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। क्यों प्रोटॉन बोला जाता है ये हम ऑलरेडी आपको बताए थे, क्योंकि उसमें ना इलेक्ट्रॉन होता है ना न्यूट्रॉन होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है H+ आयन। तो एक तरह से बोल सकते हो बेसिस आर द सब्सटेंस विच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो NH3 जो है एमोनिया, ओके, इसमें अगर आप H+ को ऐड करोगे तो ये NH4+ बन जाएगा। अब क्योंकि ये जो NH3 है वो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ये NH3 किसको एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन से जुड़ रहा है कि नहीं, तो प्रोटॉन से जुड़ के क्या बना रहा है, एमोनिया बना रहा है। क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, कैसा नेचर होगा, बेसिक होगा, क्योंकि बेस वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अब आप बोलोगे ये कैसे एक्सेप्ट करता है, तो आप डॉट स्ट्रक्चर में देखे होगे कि नाइट्रोजन जो रहता है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और यहाँ पे एक लॉन पेयर रहता है। ये लॉन पेयर के पास जब H+ आयन आएगा तो ये लॉन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेगा और ये एमोनिया से क्या बन जाएगा, ये एमोनिया से बन जाएगा एमोनियम आयोन। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि NH3 बेसिक नेचर का क्यों है, क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे एक डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है NH3 और H+ के बीच में। तो देखो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो तब बनता है जब एसिड का H+ आयन को मेटेलिक आयन या एमोनियम आयन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो सॉल्ट क्या होता है, इट इज ए कंपाउंड फॉर्म बाय कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन बाय मेटेलिक आयन और एमोनियम आयन। इन दोनों आयन के द्वारा एसिड का H+ आयन को जब रिप्लेस कर दिया जाता है तब जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट।
फिर से मैं बता रहा हूँ, एसिड का H+ आयन को जब कोई मेटेलिक आयन या कोई एमोनियम आयन, दोनों का दोनों आयन जो है वो कैटायन है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों आयन जब किसी एसिड का H+ आयन को रिप्लेस कर देता है तब जो चीज बनता है उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो अगर आपको ये फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो एग्जांपल में देख लो, जैसे कि NaOH, ओके, और इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं H2SO4 के साथ, और यहाँ पे मैं जो H2SO4 ले रहा हूँ वो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ओके। और सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ, NaOH ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैं H2SO4 ले रहा हूँ वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब हल्का, डाइल्यूट मतलब हो गया कि इस H2SO4 में पानी का मात्रा ज्यादा है और एसिड का मात्रा कम है, और कंसंट्रेटेड मतलब इस एसिड में एसिड का मात्रा ज्यादा है और पानी का मात्रा कम है। थोड़ा सा पॉज करने दो। अच्छा ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो NaOH है ना, ये टूटेगा Na+ और OH-, और ये जो है ना, जब देखो जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हो तो वो टूटता है H+ और HSO4-, समझ में आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसिड का जो एसिड में जो हाइड्रोजन आयन है उसको कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किया गया है, अभी भी एक हाइड्रोजन आयन वो नेगेटिव रेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल रिप्लेसमेंट। और इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये टूटेगा Na+ और OH-, और यहाँ पे ये टूटेगा H+ और SO4 अगर आप डाइल्यूट H2SO4 लेते हो तो डाइल्यूट H2SO4 को में क्या होता है, जो H2SO4 है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे आप देख सकते हो H+ आयन को कंप्लीटली रिप्लेस किया जा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो H+ आयन को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, अभी भी एक H+ आयन उस SO4 के साथ जुड़ा हुआ है, समझ में आया कि नहीं। और ये दोनों चीज किसके द्वारा किया जा रहा है, Na+ के द्वारा किया जा रहा है, और Na+ क्या है, Na+ है मेटालिक आयन। अरे समझ में आया कि नहीं। तो सॉल्ट का डेफिनेशन क्या बोला है, सॉल्ट का डेफिनेशन बोला है कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो तब बनता है जब किसी मेटालिक आयन द्वारा एसिड का H+ आयन को या तो कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली हटा दिया है, या पार्शियली रिप्लेस किया जाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी एक H+ उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इस H+ को अलग नहीं किया है। तो यहाँ पे ये Na+ इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा NaHSO4, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। और ये जो H+ है और OH- है, ये दोनों जुड़ के बन जाएगा H2O। और उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये Na+ और SO4 के साथ जुड़ जाएगा Na2SO4 बन जाएगा, जो कि एक सॉल्ट है, और H+ और OH जुड़ के बन जाएगा H2O। समझ में आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला ये जो मेटेलिक आयन है, यहाँ पे एसिड का पूरा H को नहीं हटाया है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है, और यहाँ पे जो Na+ है वो एसिड का पूरा H को हटा दिया है, मतलब ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ है। तो डेफिनेशन के हिसाब से समझ में आ रहा है ना ये सॉल्ट कैसे बन रहा है। ओके, डेफिनेशन में हम एक चीज और लिखें, एमोनियम। तो एमोनियम आयन, सॉरी यहाँ आयन लिखो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखा दे रहे। देखो अगर आप एमोनियम आयन लेते, जैसे NH4O+ लेते और इसको रिएक्ट करते आप एसिड के साथ, तो यहाँ पे भी वही दो पॉसिबिलिटी आता। सोच लो कि अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट लेता, ठीक है, तो ये कैसे टूटता, ये टूटता NH4+ OH-, और ये कैसे टूटता, ये टूटता H+ और SO4 ये एमोनियम इसके साथ जुड़ जाता और क्या बना लेता, एमोनियम सल्फेट। ओके, और यहाँ पे H2O बन जाता। तो देखो अगेन क्या बना, सॉल्ट बना कि नहीं। ये सॉल्ट किसके द्वारा बना, NH4 के द्वारा। कैसे बना, H+ आयन को कंप्लीटली रिप्लेस करके, और अगर आप पार्शियली रिप्लेस करते तो यहाँ पे एमोनियम बाइसल्फेट बनता। अरे जैसे यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट बना है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे एमोनियम बाइसल्फेट बनता, यहाँ पे H भी आ जाता बीच में। अरे चीजें समझ लो कि नहीं। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सॉल्ट वो कंपाउंड है जो तब बनता है जब एसिड का H+ आयन को या तो कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे इन दोनों केस में, या पार्शियली रिप्लेस किया जाता है, किसके द्वारा, मेटेलिक आयन द्वारा या एमोनियम आयन द्वारा। समझ में आ रहा है। ओके, तो देखो सॉल्ट जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है नॉर्मल सॉल्ट, और एक होता है बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब किसी भी एसिड का H+ आयन को मेटेलिक आयन के द्वारा या एमोनियम आयन के द्वारा पार्शियली रिप्लेस किया जाता है। जो अभी बताए थे ना, पार्शियली रिप्लेस या कंप्लीटली रिप्लेस,
तो यहाँ पे बेसिक रेडिकल लिखा है कि सॉल्ट फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन। यहाँ लिखा है कि ये सॉल्ट तब बनता है जब H+ आयन जो है एसिड का, उसको रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा? बेसिक रेडिकल के द्वारा। बेसिक रेडिकल का मतलब होता है पॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल में कौन कौन आता है? मेटेलिक आयन और एमोनियम आयन। तो इनडायरेक्टली वही लिखा है, पर उसको शॉर्ट करके क्या लिख दिया? बेसिक रेडिकल। बेसिक मतलब याद रखना पॉजिटिव रेडिकल। अरे जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं ना, चाहे वो Ca2+ हो, K+ हो, NH4+ हो, ये सभी बेसिक रेडिकल। और जितने भी नेगेटिव आयन होते हैं ना, जैसे Cl-, OH-, अरे समझ रहे हो कि नहीं, O2-, वो सभी एसिडिक रेडिकल है। तो अगर एसिड का H+ आयन को बेसिक रेडिकल द्वारा पार्शियली रिप्लेस किया जाएगा, तब जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। और आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, देखो, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट के बीच में क्या दिख रहा है आपको? H दिख रहा है। और H किसको इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन। H इंडिकेट करता है एसिड को, क्योंकि एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालने से क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन। तो जिस सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन रहेगा वो एसिडिक होगा। अरे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। और जिस सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन नहीं दिख रहा हो मतलब नॉर्मल सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट कब बनता है? जब H+ आयन को, एसिड का H+ आयन को मेटेलिक आयन द्वारा या एमोनियम आयन द्वारा कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है। ये वाला का भी एग्जांपल हम ऑलरेडी अभी बताए थे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्योंकि पॉजिटिव आयन जो होता है ना, उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ समझा भी दिए। बेसिक रेडिकल मतलब पॉजिटिव। तो ये समझ में आ रहा है। और बेसिक सॉल्ट कब बनता है? बेसिक सॉल्ट तब बनता है जब एक बेस का, बेसिक सॉल्ट तब बनता है जब एक बेस का OH- आयन को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है? एसिडिक रेडिकल के द्वारा, मतलब नेगेटिव रेडिकल के द्वारा। जैसे आप देख सकते हो इस कॉपर OHCl में Cl जो है ना, ये OH को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया, अभी भी OH है। और इसको बेसिक रेडिकल हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या है? OH-। और ये किसको इंडिकेट करता है? बेस को इंडिकेट करता है। H+ किसको इंडिकेट करता है? एसिड को। तो आप देख के ही बता सकते हो कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल। मान लो मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया कि आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट। उसमें मैं आपको दे दिया NaHSO4, Na2SO4, CuOHCl और एक दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट नॉर्मल सॉल्ट होगा क्योंकि उसमें H नहीं है और OH भी नहीं है। NaHSO4 जो होगा एसिडिक सॉल्ट होगा क्योंकि इसमें H है, और जिसमें H नहीं है वो नॉर्मल सॉल्ट है, और जिसमें OH है वो बेसिक सॉल्ट है। तो आइडेंटिफाई करना आसान है कि नहीं? OH रहा तो बेसिक, H रहा तो एसिडिक, कुछ नहीं रहा तो नॉर्मल। अरे समझ में आया कि नहीं? तो सीधा सा बात है। अगर जैसे कि ये देखो, ये जो सोडियम है, ये सोडियम जो है ये H+ को हटा पाया क्या? नहीं। तो ये H+ को नहीं हटा पाया, मतलब पार्शियल रिप्लेसमेंट किया। और यहाँ पे ये सोडियम क्या किया? H+ को पूरी तरह से हटा दिया। हाँ सर, हाँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो कैटायन है, Na+ भी है और H+ भी है, और एनायन कितना है? एनायन एक ही है। तो ये जो Na+ है वो H+ को पूरी तरह से हटा पाया क्या? तो नहीं हटा पाया, तो जो सॉल्ट बना उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये Na+ जो है वो अकेले है, मतलब उसने H+ को पूरी तरह से हटा दिया। तो मतलब यहाँ जो सॉल्ट बना वो नॉर्मल सॉल्ट बना। ये हमारा डेफिनेशन ही बोलता है कि जब H+ को पूरी तरह से हटा देगा तब जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट, और जब H+ को पूरी तरह से नहीं हटा पाएगा तब जो सॉल्ट बनेगा उसको बेसिक बोलेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो ये कॉपर 2+ एक पॉजिटिव रेडिकल है और OH- नेगेटिव है और Cl- भी नेगेटिव है। ये Cl- क्या OH को पूरी तरह से हटा पाया? अगर ये इसको पूरी तरह हटा देता तो क्या बनता बताओ? CuCl2 बनता, जो कि किस कैटेगरी में आ जाता? नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन ये पूरी तरह से OH को नहीं हटा पाया, तो इसीलिए ये बेसिक सॉल्ट है। अरे समझ में आया कि नेगेटिव चीज को नेगेटिव चीज ही ना हटाएगा, तो इसलिए नेगेटिव के लिए क्या लिखा हुआ है? एसिडिक रेडिकल। और पॉजिटिव चीज को पॉजिटिव चीज ही ना हटाएगा ना, इसलिए पॉजिटिव के लिए लिखा है बेसिक रेडिकल। अरे कुछ समझ में आ रहा है? ऑन कर दो। तो देखो सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट जो अगर आप ये समझ गए ना, तो आपको एक चीज का आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज प्रेसिपिटेट है और क्या चीज प्रेसिपिटेट नहीं है। प्रेसिपिटेट वो होता है जो पानी में घुलता नहीं है, या तो पानी में तैरते रहता है या नीचे जाके बैठ जाता है। अरे कोई गिलास में अगर प्रेसिपिटेट बनेगा ना, कोई कंटेनर में, तो नीचे जाके या तो बैठ जाएगा या उसमें फ्लोट करते रहेगा, मतलब पानी में वो घुलेगा नहीं। तो जो घुलता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल।
इनसॉल्युबल चीज को हम लोग पीपीटी भी बोल सकते हैं। पीपीटी मतलब क्या हो गया? प्रेसिपिटेट। समझ में आया? तो मैं अभी जो बता रहा हूँ ये टेबल अगर आप लोग थोड़ा सा बाय हार्ट कर लो, मतलब आप एक दो बार देखोगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, तो थोड़ा समझने वाला चीज है। तो एक तो चीज याद रखना, कोई भी सॉल्ट अगर Na+ से बना हुआ है, K+ से बना हुआ है या NH4+ से बना हुआ है, तो वो सारे के सारे सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए देखो हम उसको सॉल्युबल वाला की तरफ लिखे हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, तो आपको साथ में एक्सेप्शन भी याद रखना है। एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन है बाइकार्बोनेट। क्या है एक्सेप्शन? बाइकार्बोनेट। अगर इन चीजों का बाइकार्बोनेट है, अगर जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। पोटासियम बाइकार्बोनेट, एमोनियम बाइकार्बोनेट ये पानी में सॉल्युबल नहीं। बाकी जितने भी सॉल्ट होंगे सॉल्युबल होंगे, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम सल्फेट हो, सोडियम ब्रोमाइड हो, सोडियम आयोडाइड हो, कुछ भी हो। बाइकार्बोनेट के साथ जो भी बॉन्ड बनाएगा मतलब वो नहीं सॉल्युबल होगा। हाँ, अगर बाइकार्बोनेट के साथ ये लोग बॉन्ड बनाएगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। बाकी ये किसी से भी जुड़ जाए, सोच लो सोडियम सल्फाइड बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया, सोडियम फॉस्फेट बन गया, सभी सॉल्युबल है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखा? ऑल एक्सेप्ट दिस वन। एक्सेप्शन समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है ऑल नाइट्रेट्स NO3- और NO2-। इनका जो भी सॉल्ट रहेगा, किसी भी सॉल्ट में अगर NO3- या NO2- है, वो सभी के सभी वाटर में सॉल्युबल होंगे। इनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। चाहे वो कॉपर नाइट्रेट हो, चाहे वो कॉपर नाइट्राइट हो, चाहे वो अल्युमिनियम नाइट्रेट हो या अल्युमिनियम नाइट्रेट हो, सभी के सभी पानी में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। तो मान लीजिए सर, अगर इन्हीं को अगर हम लोग HCO3 से अगर कंबाइन करते हैं तो क्या? इसी चीज को अगर हम लोग HCO3 से कंबाइन हो जाता है तो HCO3 बाइकार्बोनेट से अगर ये कंबाइन कैसे कंबाइन होगा? तुम लोगों का अद्भुत बात कर रहा है। नेगेटिव है, मतलब कुछ भी। तो आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल बाइकार्बोनेट। ऑल बाइकार्बोनेट जितने भी बाइकार्बोनेट है सभी के सभी पानी में सॉल्युबल हैं। पर एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन ये खुद ही है, ये लोग है। जैसे इसका एक्सेप्शन ये है, इसका एक्सेप्शन भी कौन है? यही लोग है, Na+, K+, NH4+। अगर वो इनके साथ जुड़ा हुआ है तो सॉल्युबल नहीं है। अरे मतलब कॉपर बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, मतलब इस टाइप का जो भी रहेगा। पोटासियम तो नहीं, सोच लो कि आयरन मतलब कुछ भी, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है। अरे बाइकार्बोनेट में सिर्फ सोडियम, पोटासियम और एमोनियम सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि देखो इनका एक्सेप्शन भी वही है, तो इसका एक्सेप्शन भी तो यही होगा ना। ओके, समझ गया। पता नहीं क्या समझ रहे, समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं आया समझ गया। ओके, नेक्स्ट है ऑल SO4(2-)। सारे SO4(2-) सॉल्युबल होते हैं। किसी भी सॉल्ट में अगर SO4(2-) है तो सॉल्युबल होता है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। इसका 4 एक्सेप्शन है, याद रखना। Pb2+, Ag+, और Ca2+, और बैरियम 2+, Ba2+। अगर सोच लो बैरियम सल्फेट है नॉट सॉल्युबल, लीड सल्फेट नॉट सॉल्युबल, सिल्वर सल्फेट नॉट सॉल्युबल, कैल्शियम सल्फेट नॉट सॉल्युबल, सोडियम सल्फेट सॉल्युबल, आयरन सल्फेट सॉल्युबल, लेकिन ये सल्फेट सॉल्युबल नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑल क्लोराइड। ऑल क्लोराइड भी सॉल्युबल है, इनका भी एक्सेप्शन है, इन्हीं में से है। Pb2+, Ag+, और एक तो है Hg+। ये 3 एक्सेप्शन है। और उसके अलावा जितने भी OH- होते हैं, जितने भी PO4- होते हैं, PO4(3- होते हैं फॉस्फेट, जितने भी ऑक्साइड होते हैं O2-, और जितने भी कार्बोनेट होते हैं CO3(2-), जितने भी सल्फाइड होते हैं H2-, और जितने भी सल्फाइड होते हैं SO3(2-), ये सभी के सभी वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन इनका एक एक्सेप्शन कौन है बताओ? इनका एक एक्सेप्शन है यही, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं बताओ? यहाँ लिखे हैं कि सोडियम, पोटासियम और एमोनियम का सारा सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है, सिर्फ किसको छोड़ के? HCO3। तो दैट मीन्स अगर ये लोग भी इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल होगा ना।
क्योंकि हम यहाँ खुद ही बोले कि ये सोडियम किसी से भी जुड़ जाए तो सॉल्युबल होगा, सिर्फ इसको छोड़ के। हाँ। तो अगर ये इसके साथ भी जुड़ेगा तो सॉल्युबल होगा ना। हाँ। तो एक्चुअली में ये किसी और के साथ अगर जुड़े तो सॉल्युबल नहीं है, लेकिन इनके साथ अगर जुड़ जाए, किसके साथ, एक्सेप्शन कौन है, Na+, Ca+ और NH4+, तो वो सॉल्युबल होगा। वाह, हो गया, पॉज कर दो। सर एरो को उल्टा ये एरो को रिवर्स कर लेना, बस इतना ही बोल देना। देखो यहाँ पे एक एसिड का और कैटेगराइजेशन है जो हम आप लोग को नहीं बताए थे, और एसिड को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है फर्दर। एक होता है हाइड्रा एसिड, और एक होता है ऑक्सी एसिड। दोनों में फर्क क्या है? हाइड्रा एसिड जो होता है ना, वो बना होता है, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो हाइड्रा एसिड वो होता है जो दो चीज से बना होता है, हाइड्रोजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट। जैसे एग्जांपल हो गया आपका HCl एक हाइड्रा एसिड है, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो क्योंकि ये नॉन मेटल और हाइड्रोजन से बना है, इसलिए इसको हाइड्रा एसिड बोलते हैं। ऑक्सी एसिड नाम से ही पता चल रहा है, अगर नाम पे थोड़ा फोकस करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन से आया है। तो ऑक्सी एसिड जो होता है वो बना है, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से तो बना ही होगा, क्योंकि एसिड का मतलब एसिड होने के लिए उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके अलावा ऑक्सीजन से भी बना होता है, एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट से भी बना होता है। तो देखो हाइड्रा एसिड जो होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट से बना होता है, और ये जो होता है ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट से बना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी ले लो, चाहे वो H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो। आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक नॉन मेटल भी है बीच में, जिसका नाम सल्फर है। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल जो है नाइट्रोजन। तो देखो आप लोग को मैं कुछ इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि जिसका नाम है कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर, कॉमन एसिड एंड बेस इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है? इंडिकेटर ये पता लगाने के लिए यूज़ होता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने वाला हूँ, और ये टेबल आपको याद रखना है, क्योंकि इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मतलब इंडिकेटर कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप एसिड में डालोगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा, बेस में डालोगे तो अपना कलर चेंज कर लेगा। तो वो अपना कलर चेंज से बताता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो यहाँ पे कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर में तीन चीज है, लिटमस होता है। लिटमस एक तरह का फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। लिटमस दो प्रकार का वैसे होता है, एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड लिटमस। तो आप इस लिटमस को अगर न्यूट्रल सब्सटेंस में डालोगे, कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस में अगर आप इस लिटमस को डालोगे तो उसका कलर कैसा रहेगा? मतलब उसका पर्पल कलर रहेगा, मतलब लिटमस का कलर ही पर्पल रहता है। और अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड। और अगर उसको आप बेसिक अल्कलाइन मीडियम में डालोगे, अल्कलाइन मतलब बेसिक, अगर आप उसको अल्कलाइन मीडियम में डालोगे मतलब बेसिक मीडियम में, तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। समझ में आया? तो लिटमस एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन को अगर आप न्यूट्रल चीज में डालते हो तो उसका कलर पर्पल रहेगा, मतलब जो उसका कलर है वही रहेगा। अगर आप एसिडिक चीज में डालते हो तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और अगर आप उसको बेसिक चीज में डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज नाम से ही पता चल रहा है कि इसका एक्चुअल कलर कैसा होगा? ऑरेंज होगा। लिटमस का कलर पर्पल होता है एक्चुअली में, मतलब न्यूट्रल में डालने से वो अपना ओरिजिनल कलर ही दिखाता है। और एसिडिक में डाल दोगे तो ये रेड हो जाएगा, और बेसिक में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्योंकि ऑरेंज है तो न्यूट्रल में डालोगे तो ये ऑरेंज ही रहेगा। और इसी चीज को अगर आप एसिडिक में डाल दोगे तो पिंक हो जाएगा। और अगर आप इसको अल्कलाइन मतलब बेसिक में डालोगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। तीसरा चीज है फेनोल्फथैलीन। फेनोल्फथैलीन, तो ये जो फेनोल्फथैलीन होता है ना, इसका एक्चुअल कलर कैसा होता है? इसका एक्चुअल कलर होता है कलरलेस। क्या होता है ये?
कलरलेस होता है, मतलब इसका खुद का कोई कलर नहीं होता है। तो अगर आप इसको न्यूट्रल में डालोगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, और अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे, कौन सा मीडियम में डालोगे, एसिडिक मीडियम में, तब भी ये कलरलेस ही रहेगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ये न्यूट्रल और एसिडिक में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसी चीज को अगर आप अल्कलाइन चीज में डालोगे तो इसका कलर ना कलरलेस से चेंज होकर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आगे इसमें तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि फेनोल्फथालीन को अगर हम न्यूट्रल में भी डालते हैं तो कलरलेस रहेगा, मतलब वो अपना एक्चुअल कलर शो करेगा, और एसिड में भी डालते हैं तो क्या होगा, एक्चुअल कलर शो करेगा। मतलब अगर एक सब्सटेंस एसिडिक है और एक सब्सटेंस न्यूट्रल है तो वहाँ पे आपको फेनोल्फथालीन यूज करने से प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों में वो कलरलेस ही शो करेगा। तो इसके लिए आगे आप क्या कर सकते हो, इसका एक उपाय है। मान लो कि आपके सामने दो सब्सटेंस है और एक न्यूट्रल है और एक एसिडिक है, और दोनों में डालने से कलरलेस ही आ रहा है, तो आप फर्दर क्या कर सकते हो, कोई भी अल्काली, कोई भी बेस फर्दर अगर फेनोल्फथालीन में डाल दे, मतलब समझ लो, जैसे लोग यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे सोच लो कि न्यूट्रल सब्सटेंस है, समझ में आया। अगर मैं इसमें फेनोल्फथालीन डालूं तो कैसा कलर दिखाएगा, कलरलेस, और अगर मैं इसमें भी फेनोल्फथालीन डालूंगा तो कैसा कलर दिखाएगा, कलरलेस। ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना। लेकिन मैं अगर इसमें फर्दर एलोंग विथ फेनोल्फथालीन, अगर मैं सोच लो फर्दर इसमें कोई अल्काली ऐड कर दूं, कोई अल्काली ऐड कर दूं दोनों में, मतलब फेनोल्फथालीन के साथ साथ, फेनोल्फथालीन के साथ साथ अगर मैं कोई अल्काली ऐड कर दूं तब यहाँ पे कलर में चेंजेस आएगा। जो एसिडिक रहेगा ना वो कलरलेस हो जाएगा। क्यों कलरलेस हो जाएगा, देखो उसका पीछे कारण है। क्योंकि जो एसिडिक है वो अल्काली मतलब बेस होता है, और एसिड और बेस ना एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलता है एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट और वाटर। तो जैसे ही आप इस अल्काली को इसमें डालोगे तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज होने के बाद ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने से कौन सा कलर देगा, कलरलेस देगा। ये चीज क्लियर हो गया। लेकिन जब आप न्यूट्रल में अल्काली को डाल रहे हो, न्यूट्रल में, ये सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, अल्काली वाला नेचर हो जाएगा, मतलब बेसिक नेचर हो जाएगा। और एक बार अगर ये बेसिक नेचर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फेनोल्फथालीन को बेस में डालने से कौन सा कलर आता है, पिंक। तो इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो इससे आपको, क्योंकि अगर इसका कलर अल्काली डालने के बाद भी, देखो स्टार्टिंग से सुन लो सारा चीज, यहाँ पे एक एसिडिक सब्सटेंस है और यहाँ पे एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, और यहाँ पे सुन लो तो और बेसिक सब्सटेंस भी है। बेसिक मतलब अल्कलाइन सब्सटेंस। हम तीनों में ना एक एक बूंद क्या किए, फेनोल्फथालीन डाले। इसमें कलरलेस कलर आया, मतलब इसमें कलरलेस आया, मतलब कोई भी कलर नहीं आया, इसमें भी कोई कलर नहीं आया, और इसमें पिंक आया। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये अल्कलाइन नेचर का है, तो इसको मैं हटा दूंगा, मतलब मेरे को क्योंकि इसका नेचर पता चल चुका है। अब हम फंस गए इन दोनों में। अब इन दोनों में मुझे ये नहीं पता है कि ये एसिडिक है या न्यूट्रल है, या ये एसिडिक है या न्यूट्रल है। समझ में आ गया, मतलब हम इसमें फेनोल्फथालीन ऑलरेडी मिला चुके हैं। फर्दर क्या किया, ऊपर से थोड़ा कुछ अल्काली डाल दिए, कोई भी बेसिक सब्सटेंस। तो जैसे बेसिक सब्सटेंस इस वाला में डालेंगे, एसिड वाला में, तो कलर में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अल्काली और एसिड एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल में फेनोल्फथालीन का कोई असर नहीं होता है, मतलब फेनोल्फथालीन कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जब आप एक न्यूट्रल सब्सटेंस में अल्काली को डालते हो तो ये न्यूट्रल सब्सटेंस कैसा नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब बेसिक नेचर, अगर कोई सॉल्यूशन का बेसिक नेचर होता है तो उसमें फेनोल्फथालीन का कलर क्या हो जाता है, पिंक। तो यहाँ पे कलर पिंक हो जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये न्यूट्रल है। और क्योंकि यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब ये एसिडिक है। अरे समझ में आया ना। मतलब अगर आपको एसिडिक और न्यूट्रल में डिफ्रेंशिएट करना है तो उसमें आपको कुछ अल्काली ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको कलर मिलेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखो ये जो लिटमस है ना, इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है एक अल्गी टाइप सब्सटेंस रहता है, इसको क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो एक तरह का ये अल्गी ही है, मतलब वो जो आप देखोगे कहीं पानी नहीं जम जाता है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन जैसा छोटे छोटे घास जैसे रहते हैं ना, तो ये ऑब्टेन उसी से किया जाता है, मतलब लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। लाइकेन नाम का ऑर्गेनिज्म, एक तरह का प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा छोटा काई जैसे बोलते हैं, काई लग गया उस टाइप। तो देखो अभी हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे। पीएच जो है ना, ये इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी सब्सटेंस को
ये भी उसी के लिए यूज होता है, किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। मतलब पीएच भी एक सब्सटेंस का नेचर बताने के लिए यूज होता है कि एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। ये किसके आधार पे देखता है कि एक सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल? ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन के हिसाब से देखता है। समझ में आया? तो मार्केट में ना पीएच पेपर भी मिलता है। अगर आप पीएच पेपर को एसिड में डालोगे तो उसका कुछ अलग कलर आएगा, बेस में डालोगे तो उसका कुछ अलग कलर आएगा, न्यूट्रल में डालोगे तो उसका कलर कुछ और आएगा। और मार्केट में पीएच स्केल भी मिलता है। आप वो स्केल से पता लगा सकते हो कि उस चीज का जो मतलब जो उसका जो एसिडिक नेचर है उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है पीएच क्या होता है। अब देखो ये जो पीएच है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कहीं भी अप्लाइड है। मतलब ये किसी भी सब्सटेंस का नेचर बता सकता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। अरे जैसे कि जो कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर होता है ना, उसका एक लिमिटेशन है, मतलब वो हर चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है। यहाँ तक कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकता है कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या न्यूट्रल है। समझ में आया? और ये क्या चीज को चेक करता है? ये हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन को चेक करता है। तो इसीलिए पीएच को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। पीएच को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है -log10 और यहाँ ब्रैकेट में ऐसे करके H+ लिखे रहता है। ये जो ब्रैकेट में से H+ लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का क्वांटिटी कितना है उसको ये चेक करता है और उससे ये बता देता है एग्जैक्ट वैल्यू कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या न्यूट्रल है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको आप ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये फॉर्मूला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब इसमें थोड़ा बदल दे। अच्छा, ये चीज को हम अलग से लिख दे रहे हैं। मतलब आप इस चीज को कैसे ये कर सकते हो? अरे मतलब यहाँ पे जो मैथमेटिकली लिखा है ना, आप इसको कैसे मतलब बोल सकते हो, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो। इसको बोल सकते हो नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और ये जो फॉर्मूला यूज होता है ना, ये पीएच स्केल का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए होता है। मतलब पीएच स्केल मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको आप पीएच स्केल में देख के बता सकते हो कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये चीज समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये किसी भी सब्सटेंस में चेक करता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, उसके बेसिस पे बताता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और ये किसी भी सब्सटेंस का नेचर बता सकता है, इसीलिए इसको बोला गया यूनिवर्सल। समझ में आया कि नहीं? और ये दो फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहता है, या तो पीएच पेपर फॉर्म में, पीएच स्केल। मतलब आपको ये दोनों ही मिल सकता है। पीएच पेपर से भी आप चेक कर सकते हो कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल। लेकिन पीएच पेपर का प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल। पर पीएच स्केल का एडवांटेज क्या है? ये आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा कि वो कितना एसिडिक है। क्योंकि देखो सब्सटेंस तो बहुत सारे एसिडिक हो सकते हैं, पर कोई सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होगा, कोई सब्सटेंस कम एसिडिक होगा। तो वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा कि दो सब्सटेंस अगर एसिडिक है तो उन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है और उन दोनों में से कम एसिडिक कौन है, वो भी ये स्केल बता सकता है। तो अभी हम लोग इस स्केल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखो पीएच स्केल और पीएच पेपर को ना दोनों को आपको एक साथ यूज करना है। पीएच स्केल से क्या पता चलेगा? आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा कि वो सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है और कितना न्यूट्रल है। और पीएच पेपर से आपको ये पता चलेगा कि मतलब आप पीएच पेपर को भी अगर आप एक एसिड और बेस या सॉल्ट में डालते हो, मतलब न्यूट्रल में डालते हो, तो उसका कलर से भी आप बता सकते हो कि वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। जैसे सोच लो कि अगर आप पीएच पेपर को एक बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो और उसका जैसे ही डालते हो उसका कलर कैसा हो जाता है? वायलेट हो जाता है। दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा ही अल्कलाइन है। अगर वो इंडिगो कलर शो कर रहा है तो वो मॉडरेट अल्कलाइन है, लेकिन अल्कलाइन है। और अगर आप ब्लू कलर शो करता है तभी वो अल्कलाइन है, लेकिन उतना ज्यादा भी अल्कलाइन नहीं है। और अगर ग्रीन कलर शो करता है, अगर आप पीएच पेपर को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालोगे
और ग्रीन कलर शो करता है मतलब वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना कि वो एसिडिक है ना कि बेसिक। उसी तरह से अगर येलो ऑरेंज या रेड दिखाता है पीएच पेपर तो आपको उससे पता चलेगा कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। अगर रेड दिखाता है तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, ऑरेंज दिखाता है तो मॉडरेट एसिडिक है, और येलो दिखाता है तो कम एसिडिक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। उसके अलावा देखो ये पीएच स्केल में ना 0 से लेकर 14 तक नंबर दिया रहता है। 0 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 यहाँ 4 5 6 फिर 7 रहता है, और फिर यहाँ पे 8 9 10 11 और 12 और फिर 13 ऐसे 14 तक नंबर दिया रहता है। तो आप ना वो जो मैं पीएच निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उससे आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो उस सॉल्यूशन का कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या कितना न्यूट्रल है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो ये पीएच स्केल है। ओके, तो अभी पीएच स्केल समझ में आ गया क्या होता है। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर दिया रहता है, और ये स्केल में ना अलग अलग कलर रहता है। लेफ्ट साइड में कौन कौन सा कलर रहता है, येलो ऑरेंज रेड, और राइट साइड में रहता है ब्लू इंडिगो वायलेट, और बीच में जो न्यूट्रल रहता है वहाँ ग्रीन रहता है। तो आप पीएच पेपर को डुबाओगे और उसमें जो कलर आएगा उसके हिसाब से आप स्केल में देख के बता सकते हो कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और आप उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो पीएच स्केल। हाँ, पीएच स्केल से। और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो मैं इसको कैसे यूज करते हैं, ये फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं वो हम अभी बताने वाले हैं। ओके, ठीक है, मैं पॉज करता हूं। तो देखो, जो सब्सटेंस एसिडिक होता है उसमें सीधा सा बात है H+ आयन का क्वांटिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो H+ आयन का क्वांटिटी को एक वैल्यू से चेक किया जाता है। उस वैल्यू का नाम है वैल्यू है, वो वैल्यू कितना है 10⁻⁻⁷। ये 10⁻⁻⁷ का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं इसको ऐसे, मैं इस 10⁻⁷ को ऐसे लिख सकता हूँ 1/10⁻⁷ लिख सकता हूँ कि नहीं। और मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ 1/10⁻⁷ का मतलब हो गया 1 के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, मतलब 1 करोड़। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एक मॉलिक्यूल भी कौन सा आयन है, H+ आयन। क्या आप बोल रहे, ध्यान से समझो, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सीधा सा बात है, अगर आप एक कप में एक गिलास पानी भी मतलब 1 गिलास पानी भी अगर आप ले लो तो उसमें बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं। तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एक भी H+ आयन है, क्या है, एक भी H+ आयन है, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁷। तो जो चीज न्यूट्रल होता है ना, जो चीज न्यूट्रल होता है उसका कंसंट्रेशन, जो चीज न्यूट्रल होता है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁷ होता है। मतलब न्यूट्रल सब्सटेंस में 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स के बीच में एक पक्का फ्री H+ आयन होगा, तब उसको न्यूट्रल बोला जाएगा। और अगर सोच लो 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स के बीच में एक से ज्यादा H+ आयन है, तब वो एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और तो उसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गया ना कि इतने मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एक भी H+ आयन मिल जाता है तो वो न्यूट्रल है, और अगर इससे ज्यादा मिलता है तो एसिडिक है। तो जैसे मैं आपको कुछ वैल्यू लेके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग पूरा समझ जाओगे। थोड़ा सा ट्रिकी है पर देख लो। देखो 10⁻⁷ से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 10⁻⁻⁶, -5, -4, -3, -2, -1 और 10⁻0। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बड़ा हो सकता है 10⁻⁷ से। तो देखो बहुत सिंपल सा बात है। इसका मतलब हो गया 10⁻⁷ का मतलब हो गया 1 के नीचे 7 जीरो। हाँ, 1 के नीचे 7 जीरो वाला नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और 10⁻⁻�6 का मतलब क्या हो गया 1 के नीचे 6 जीरो वाला, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चीजें आप समझ रहे हो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इस 0 0 को काट दूं तो ये 1/10 कितना हो जाएगा, 1/10 लाख हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है 10⁻⁻⁷। तो देखो इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि नहीं। तो इसमें क्या है 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स के बीच में एक ही H+ आयन है, और इसमें 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना H+ आयन है, 10 है।
तो इससे पता चलता है कि इस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू 10 - 10। अरे कुछ समझ में आ रहा है हल्का फुल्का? अच्छा ठीक है, तो अब अभी सोच लो, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लो मैं जिस सॉल्यूशन का पीएच चेक करना चाहता हूँ उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दिखा रहा है, 10⁻⁻�6। तो मैं अभी इसका पीएच बता सकता हूँ। इसका पीएच होगा नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻�6। तो ये लॉगरिथम में क्या होता है ना, अगर ये और ये सेम है ना तो कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा -6, तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। और हम लोग अभी अभी देखे थे कि पीएच स्केल में 7 से जो लेफ्ट 7 से जो इधर रहता है वो क्या होता है, एसिडिक, और 7 से जो उधर रहता है वो क्या होता है, बेसिक या अल्कलाइन। तो इससे पता चल रहा है कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है। तो आप लोग यहाँ पे दो चीज याद रखो। पहला चीज याद रखो कि कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻7 से ज्यादा है तो वो एसिडिक है, और पीएच अगर 7 से कम है तब भी वो क्या है, एसिडिक। क्योंकि देखो 6 आया, पीएच 7 से कम है, एसिडिक है कि नहीं। और ऊपर से इस सॉल्यूशन का एग्जैक्ट वैल्यू पता चल रहा है कि ये सॉल्यूशन कितना एसिडिक है। प्लस आप इतना एसिडिक के लिए वहां पे कलर भी देख सकते हो, क्योंकि पीएच स्केल में आपका कलर भी दिया रहता है और नंबर भी दिया रहता है। ये चीज समझ में आए कि नहीं। वही सेम चीज यहाँ पे देखो, बेसिक के लिए क्या होता है, बेसिक के लिए H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 10⁻⁻7 से कम होता है। अरे समझ में आ रहा है। तो कम का मतलब क्या क्या हो सकता है, 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10 डॉट 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 10⁻14, -14 तक ही जाएगा, क्योंकि इसका रेंज कहाँ तक है, 14 तक है। तो अगर सोच लो कोई सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻8 का, तो इसका पीएच अगर निकालेंगे क्या होगा, -log10, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा, -log10, ये हो जाएगा 10⁻⁻8, 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 8। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, जो कि 8 जो है वो 7 से ज्यादा है, तो इससे पता चल रहा है कि वो कैसा है, बेसिक है या अल्कलाइन है। तो आपको इसमें दो चीज याद रखना है। कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम होना चाहिए। अब पीएच के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग उसको अल्कलाइन बोलेंगे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा पता है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, तो वो कैसा नेचर का है, तो आपको सिंपली लिखना अल्कलाइन नेचर। और अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन लोगे तो यहाँ पे क्योंकि कंसंट्रेशन 10⁻7 है, तो इसका भी पीएच निकाल के देख लेते हैं। तो इसका पीएच निकलेगा -log10, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻7, 10 कैंसिल हो जाएगा, -7 हो जाएगा 7। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, जिसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 के बराबर होता है और पीएच जो होता है वो कितना होता है, 7 ही होता है। देखो मैं फिर से ओवरऑल बता दे रहा हूँ, कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻7 से ज्यादा है एसिडिक, और पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक। कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻7 से कम है अल्कलाइन या बेसिक, पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 के बराबर है तो न्यूट्रल, और इक्वल टू अगर पीएच अगर इक्वल टू 7 है तो भी न्यूट्रल। अरे क्योंकि आपको दोनों बेसिस पे पूछ सकता है ना। अगर सोच लो कि तुमको दे दिया कि एक सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 है, तो वो क्योंकि 10⁻⁻7 से ज्यादा है तो वो एसिडिक है। अरे कुछ समझ में आ रहा है हल्का बड़ा रहता है। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक टर्म है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये भी कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। अब सीधा सा बात है, अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अगर कोई सॉल्यूशन क्या है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जितना H प्लस आयन होगा उतना ही OH माइनस भी होगा, ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर सके। क्योंकि हम लोग को पता है कि वाटर क्या होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। कौन सा वाटर, प्योर वाटर। प्योर वाटर का एग्जाम्पल क्या है, डिस्टिल वाटर या रेन वाटर। रेन वाटर और डिस्टिल वाटर क्या होता है, प्योर वाटर होता है। तो ऐसे वाटर में हाइड्रोजन आयन जितना होता है OH माइनस भी उतना ही होता है, मतलब इसका और हम लोग जानते हैं न्यूट्रल के लिए कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁷। तो अगर इसका क्वांटिटी 10⁻⁷ है तो इसका क्वांटिटी भी 10⁻⁷ ही होगा न्यूट्रल के लिए। तीन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 10⁻⁴। तो इसी को बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का अगर कभी वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा
10⁻⁻14 होगा। क्यों होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस जितना होगा OH माइनस भी उतना ही होगा। ये अब वैल्यू पूछ सकता है आपको। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग अभी तक ना पीएच के बारे में पढ़े हैं। ओके, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का क्वांटिटी कितना है। उसी तरह से एक पीओएच भी होता है। पीओएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब एक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कितना होता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला याद रखना, इक्वल टू 14। यस, समझ में आया? ये फॉर्मूला याद रखना, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। इसमें क्वेश्चन कैसा दे देगा एग्जाम में? मान लो कि दे दिया कि एक सॉल्यूशन है जिसका OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दे दिया है। आपको एग्जाम में ना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन नहीं दिया, आपको कंफ्यूज किया है। आपको कंफ्यूज करके क्या कर दिया है, आपको OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दे दिया। मान दो दे दिया कि 10⁻⁻6 दे दिया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पीएच जानने के लिए पीएच 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, पीएच 7 से कम होगा तो एसिडिक, और इक्वल टू 7 होगा तो न्यूट्रल। लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे पीएच निकालने के लिए तो हम लोग H का कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, ये OH का कंसंट्रेशन दे दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप वैसे दूसरा तरीका से भी कर सकते हो। मैं इसको दो तरीका से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज सिखाया, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हम लोग क्या पढ़े थे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा 10⁻⁻14। ये एक तरीका है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, H प्लस का ये हो गया और OH का कितना है 10⁻⁻6। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? अरे हम लोग अभी पढ़े थे ना आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसका वैल्यू 10⁻⁻14 होता है। तो हम लोग को तो किसी चीज का अगर पीएच निकालना है तो हम लोग को किसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, H प्लस आयन का। क्योंकि हम लोग तो पढ़े नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम लोग तो ये नेगेटिव लोगारिथम ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन तो नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या किया ना, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना दे दिया है 10⁻⁻6। ये समझ में आया? तो मैं इसके हेल्प से क्या करूंगा, H प्लस का निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पता है कितना होता है 10⁻⁻14। तो इसका वैल्यू तो दे दिया ना, यहाँ लिख दिया। तो H प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6, जो कि हो जाएगा 10⁻⁻8। अब मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया, तो अभी मैं pH निकाल सकता हूँ। और वो तो ऐसे भी देख के भी पता चल रहा है कि ये 10⁻⁻7 से कम है, मतलब ये 10⁻⁻7 से क्या है, ज्यादा कहाँ है, कम है ना। हाँ, अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम होता है तो क्या होता है, अल्कलाइन होता है, कंसंट्रेशन कम होता है। ओके, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो pH ही निकाल लो। pH हो जाएगा -log10 H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁸, 10 कैंसिल हो जाएगा, -8 8 आ रहा है। 8 आ रहा है मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, अल्कलाइन या बेसिक। समझ में आया? हाँ। तो मैं आपको बोलूंगा ना कि ये वाला चीज जो है ना, ये वाला आप मत ही जानो। आपको अगर देगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आप इसको ऐसे ही करना, क्योंकि ये वाला चीज जो मैं बता रहा था वो क्लास 10 लेवल पे नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको दे सकता है, क्योंकि ये क्लास 10 लेवल का ही है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? आप आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से H प्लस का कंसंट्रेशन निकालोगे, उसको यहाँ डाल देना, उससे पता चल जाएगा। और आप इसको देख के भी बता सकते हो, क्योंकि मैं आपको अल्कलाइन के लिए दो चीज बताया हूँ और आप लोग सब भूल जा रहे हो। मैं एक चीज बताया कि अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम हुआ तब भी वो अल्कलाइन होता है, और अगर pH 7 से ज्यादा हुआ तब भी अल्कलाइन होता है। तो pH के पॉइंट ऑफ व्यू आपको हमेशा देखना है कि 7 से ज्यादा होना चाहिए, और कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि वो 10⁻⁻7 से कम होना चाहिए। अरे किसी चीज में H प्लस कम है तो मतलब वो बेसिक है ना, जिसमें H प्लस ज्यादा होगा वो क्या होगा, एसिडिक। तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो अभी हम लोग ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ रिएक्शन है जिसको आपको जो कि आपको एग्जाम में दे सकता है। कैसा रिएक्शन देगा, आपको कंप्लीट करने देगा, मतलब आपको रिएक्टेंट दिया रहेगा और आपको उसका प्रोडक्ट बताना है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिएक्शन पूरा का पूरा दिया रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करने देगा कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। या ऐसा भी हो सकता है आपको रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट को आइडेंटिफाई करो। तो इस टाइप का सवाल सब पूछ सकता है। तो इसलिए कितना क्या क्या टाइप का रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभी डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे पहला टाइप है, इसके बारे में आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े हो। सबसे पहला टाइप है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना क्लास 9 में आप बहुत सारे रिएक्शन पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे उस रिएक्शन को लिमिट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में सिर्फ कौन सा रिएक्शन प्रैक्टिस करना है, मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स सॉल्ट। मेटल प्लस नॉन मेटल मिलकर क्या देता है, सॉल्ट देता है। समझ में आया? अब ये सॉल्ट सॉल्युबल भी हो सकता है पानी में और इनसॉल्युबल भी हो सकता है। उसके लिए हम ऑलरेडी एक टेबल बताए थे, तो कहीं ना कहीं उस टेबल के बारे में हम लोग यहाँ पे हल्का फुल्का यूज भी करेंगे। कब? जब हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स सॉल्ट, इसका रिएक्शन हो गया जैसे कि मेटल की जगह हम ले लिया अल्युमिनियम और नॉन मेटल की जगह ले लिया क्लोरीन। ठीक है, तो अल्युमिनियम प्लस क्लोरीन क्या देगा, अल्युमिनियम हो जाएगा Al3+, क्लोरीन हो जाएगा Cl-। आपको रिएक्शन करने के लिए रेडिकल का जानकारी होना चाहिए, तो आपको रेडिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप रेडिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिएक्शन करना बहुत मुश्किल है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे Al3+ है और ये Cl- है, ये दोनों का जो चार्जेस है वो एक्सचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा AlCl3। उसके बाद आप चाहो तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 3 है, तो यहाँ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2। तो बैलेंसिंग आप बाद में कर सकते हो। बाकी आपको समझ में आया कि मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स सॉल्ट, ये समझ में आया? ओके। बाकी मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि फॉस्फोरस, सल्फर और कार्बन, ये तीनों भी नॉन मेटल है। ओके, और ये तीनों नॉन मेटल जब भी रहता है, ये सब क्लास 9 में बताए थे हम, ये तीनों नॉन मेटल हमेशा मोनो एटॉमिक स्टेट में रहता है। कौन सा स्टेट में? मोनो एटॉमिक। लेकिन यहीं पर अगर क्लोरीन रहता तो वो डायटोमिक रहता, ऑक्सीजन डायटोमिक, नाइट्रोजन डायटोमिक, हाइड्रोजन डायटोमिक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी जब भी रहते हैं तो ये हमेशा कौन सा स्टेट में रहते हैं? डायटोमिक। समझ में आया? तो ये सब चीज थोड़ा सा याद रखिए। जैसे कि कभी भी बोलेगा अगर अल्युमिनियम प्लस क्लोरीन, तो क्लोरीन की जगह आपको Cl नहीं लिखना है, आपको क्लोरीन की जगह Cl2 लिखना है। ये चीज सब क्लियर हो रहा है? तो देखो और करना। देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको किस टाइप का क्वेश्चन देगा? आपको हमेशा देगा एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल को रिएक्ट करना है आपको एसिड से, क्योंकि ये चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट है, तो आपको एसिड से रिएक्ट करने देगा। किस टाइप का एसिड देगा? डाइल्यूट एसिड। और ये एसिड जो है वो टूट के बन जाएगा सॉल्ट और वाटर, सॉरी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा सॉल्युबल होगा, मतलब पानी में यहाँ पे जो भी सॉल्ट बनेगा हमेशा वाटर में घुलेगा ही। तो आपको इस टाइप का रिएक्शन देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। जैसे कोई मेटल ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। ओके, और इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं किससे? H2SO4 डाइल्यूट। ओके, तो ये जो है जिंक बन जाएगा Zn2+, और ये जो H2SO4 ये बन जाएगा H+ और SO4 2-। ये Zn2+ और SO4 2- जुड़ के बन जाएगा ZnSO4। और हाइड्रोजन, क्योंकि अभी भी बताएं कि नॉन मेटल है और हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक स्टेट में रहता है, तो ये क्या बन जाएगा? H2। उसके बाद बाकी आप बैलेंस कर सकते हो, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इस टाइप का रिएक्शन देगा। जैसे कि आपको दे देगा जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर आपको इस टाइप का रिएक्शन प्रैक्टिस करना है तो आपका एक्सरसाइज जो है ना, उसमें ऑलरेडी पूरा ऐसे करके दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऐसे करके पूरा भर के दिया है, तो प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट है। तो पॉज कर दें थोड़े दिन बाद। तो देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो सॉल्युबल सॉल्ट, ये दोनों का दोनों सॉल्ट पानी में घुल सकता है। ये दोनों सॉल्ट जब आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब इन दोनों सॉल्ट का सॉल्यूशन को जब आपस में मिक्स कर दिया जाता है, तो फिर 2 और सॉल्ट बनता है। मतलब पुराना वाला सॉल्ट की जगह 2 नया सॉल्ट बनता है। लेकिन उसमें से एक सॉल्ट सॉल्युबल होता है और एक सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होता। जो सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होता वही क्या होता है? प्रेसिपिटेट। समझ में आया? और आप लोगों को जो हम एक टेबल बताए थे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सॉल्युबल है कौन सा नॉट सॉल्युबल, तो उसी का कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखिए, चेक करते कि ये सॉल्युबल है कि नहीं। आप लोगों को याद होगा मैं बताया था कि जितना भी नाइट्राइट होता है और जितना भी नाइट्रेट होते हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं।
चाहे वो किसी भी मेटल के साथ हो, तो इसलिए ये सॉल्युबल सॉल्ट है। और हम ये भी बताए थे कि जितना भी सोडियम के साथ जुड़ा रहता है Na+ के साथ, वो सभी सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट कौन, बाइकार्बोनेट। और जितना भी क्लोराइड होता है वो भी सॉल्युबल होता है एक्सेप्ट क्या क्या, सिल्वर क्लोराइड, लीड क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड। ये अगर आप वो टेबल देखोगे उसमें बताया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली आपको रेडिकल का यूज करना है। ये हो जाएगा Pb2+ और ये हो जाएगा NO3-, ये टूट के बन जाएगा Na+ और ये बन जाएगा Cl-। ये Pb2+ किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl- के साथ, और बन जाएगा PbCl2। और ये Na+ NO3 के साथ जुड़ के बन जाएगा NaNO3। अब देखो हम लोग फिर से जानते हैं कि सोडियम जो है वो किसी के साथ भी जुड़े तो वो वाटर सॉल्युबल होगा एक्सेप्ट क्या, बाइकार्बोनेट। तो यहाँ तो बाइकार्बोनेट नहीं है। और दूसरा चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि नाइट्रेट जो होता है वो हमेशा वाटर सॉल्युबल होता है, चाहे वो किसी से भी जुड़ जाए। तो उस हिसाब से दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू ये वाटर सॉल्युबल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग जानते हैं क्लोराइड जो होता है वो सारे क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट कौन कौन सा, सिल्वर क्लोराइड, लीड क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा क्लोराइड है, लीड क्लोराइड है, मतलब ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, मतलब ये प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट में आप ऐसे एरो से शो कर सकते हो। एरो नीचे का मतलब होता है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि नीचे जाके बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो ये पीपीटी है, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो सॉल्युबल सॉल्ट रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। सॉल्ट भी न्यूट्रल है और वाटर भी न्यूट्रल है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड और बेस ना एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, समझ में आया। तो ये दोनों एक दूसरे को हमेशा कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि हम लोग का पेट में अगर एसिड का मात्रा बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड खाते हैं, मतलब जैसे इनो उनो खाते हैं। तो वो जो रहता है ना वो एक बेस होता है, वो हमारा पेट में जाके क्या करता है, हमारा एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारा पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है खाना को पचाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है जिससे पेट दर्द देने लगता है, अजीब अजीब उल्टी जैसा लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनो खाते हैं। इनो क्या रहता है, बेस रहता है, वो हम लोग का पेट में जाके उसको न्यूट्रलाइज करके क्या बना देता है, सॉल्ट और वाटर। तो फिर हम लोग को थोड़ा रिलीफ मिलता है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एसिड और बेस को रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। यहाँ पे मैं 3 पॉसिबिलिटी लिया, इसको थोड़ा समझो। अगर आपको डाइल्यूट एसिड दिया रहेगा, जैसे डाइल्यूट H2SO4 दिया रहेगा, तो आप इसको सिंपली ब्रेक करोगे H+ और SO4 2-। लेकिन अगर आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया रहेगा तो आपको 2 चीज देखना है कि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम दिया है या टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दिया है। और अगर सोच लो टेम्परेचर बिल्कुल मेंशन ही नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट मान लेना कि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, अगर टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है तो। और अगर टेम्परेचर दिया है तो आपको टेम्परेचर के बेसिस पे देखना है। जैसे देखो टेम्परेचर जब 200 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो ये टूटता है H+ और HSO4- में, समझ में आया। लेकिन वही टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा तो ये टूटेगा H+ और SO4 2-। डाइल्यूट का तो कंफर्म है कि वो H+ और SO4 2- में टूटेगा। कंसंट्रेटेड पे डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहा, तो जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उस टाइम ये HSO4- मतलब बाइसल्फेट में टूटेगा। और टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा तो ये सल्फेट में ही टूटेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा Na+ और OH-। ये आपका SO4 2- और Na+ मिलकर बन जाएगा Na2SO4 जो कि एक सॉल्ट है। और ये जो आपका H+ है और OH- से जुड़ के क्या बन जाएगा, H2O। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, ये टूटेगा Na+ और OH-। यहाँ पे ये Na+ और HSO4 जुड़ के बन जाएगा NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। ये किस टाइप का सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि बीच में यहाँ पे H है। और आपका H और OH मिलके बन जाएगा H2O। तो देख सकते हो आप एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, ये Na+ टूटेगा, ये OH-, ये H+ और ये OH जुड़ के बन जाएगा H2O। और यहाँ पे Na+ और ये जुड़ के बन जाएगा Na2SO4। अब जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में हमेशा H2SO4 ही देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दे सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे टूटेगा, H+ और Cl-, इसके साथ जुड़ के सोडियम क्लोराइड बना लेगा और H और OH मिलकर बना लेगा H2O। अगर नाइट्रिक एसिड दे देता है, सोच लो HNO3, तो HNO3 टूट के बनेगा H+ और NO3-।
H प्लस और OH जुड़ के H2 बन जाएगा और Na प्लस और NO3 माइनस जुड़ के सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा NaNO3। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, पॉज करना चाहिए। देखो यहाँ पे एक्शन ऑफ एसिड ऑन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। किसी भी एसिड को या तो कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में दे दिया सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। ये Pb टूट जाएगा Pb2 प्लस और ये बन जाएगा CO3 2 माइनस। ये टूट के बन जाएगा क्या H प्लस और NO3 माइनस। ये Pb2 प्लस और NO3 जुड़ के क्या बन जाएगा PbNO3 और ब्रैकेट आएगा होल 2। ब्रैकेट क्यों आया समझ में आया? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक नंबर है, तो अगर आप यहीं पे 2 लिख देते तो लगता है 32 लिखा हुआ है। तो पहले से ही अगर किसी चीज में नंबर है तो आपको वहां पे ब्रैकेट देना है, क्योंकि Pb2 प्लस का 2 इधर जाएगा ना। अरे Pb2 प्लस का और ये देखो ये दोनों रिएक्ट करेगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि अब तुम इसको इसी से रिएक्ट कर दोगे तो फिर यही बन जाएगा ना। आपको इसका पहले उससे इसका पॉजिटिव रेडिकल को उसका नेगेटिव से करना है और इसका पॉजिटिव को इसका नेगेटिव से करना है। मतलब यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है रेडिकल्स एक्सचेंज हो जाता है। इसका रेडिकल उसके पास चले जाता है, उसका रेडिकल इसके पास। अब देखो ये दोनों मिलके तो लीड नाइट्रेट बन गया। H प्लस और CO3 2 माइनस जुड़ के क्या बनेगा? ये बनेगा H2CO3। क्या बनेगा? लेकिन आपको तो यहाँ पे प्रोडक्ट में दिया है कि सॉल्ट बनेगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है H2CO3। तो याद रखना ये एसिड जब भी बने, ये एसिड बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होता है। ये एसिड जब भी बने तो आपको इस एसिड की जगह क्या लिखना है? CO2 और H2O ही लिखना है। ये चीज आप दिमाग में रखना। आपको प्रोडक्ट में जब भी ये एसिड बनेगा आपको ये नहीं लिखना है, उसकी जगह CO2 और H2O लिखना है। तो इसके यहाँ पे हो जाएगा H2O और CO2। ये कार्बोनिक एसिड था। अब देखो इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा Na प्लस और HCO3 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस। ये Na प्लस और Cl माइनस जुड़ के सॉल्ट बन जाएगा और बचा क्या H प्लस और HCO3 माइनस। ये जुड़ के क्या होगा HHCO3। HHCO3 का मतलब क्या हो गया H2CO3 और H2CO3 क्या है? अनस्टेबल है। तो ये ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाएगा H2O और CO2, ठीक है। मतलब ये एसिड जब भी बनता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है फर्दर। थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज होने से ब्रेक डाउन होके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में सेपरेट हो जाता है। तो देखो सल्फाइड है, ये सल्फेट नहीं है। सल्फेट होता है H2, सल्फेट होता है SO4, ये है सल्फाइड SO3। ये इसको अगर आप तोड़ोगे ये बनेगा Na प्लस और SO3 2 माइनस और ये टूट के बनेगा, ये डाइल्यूट HCl है, ये टूट के बनेगा H प्लस और Cl माइनस। ये Na प्लस और Cl माइनस जुड़ के बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये H प्लस और SO3 जो है ये दोनों मिलके क्या बनेगा? ये दोनों मिलके बनेगा H2SO3। क्या बनेगा? H2SO3। H2SO3 क्या है? ये है सल्फरस एसिड। एक तो होता है H2SO4, वो होता है सल्फरिक एसिड, ये है सल्फरस। और जैसे कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है ना, उसी तरह से ये भी क्या होता है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तो कभी भी अगर आपका प्रोडक्ट में H2SO3 बनता है तो आपको उसको नहीं लिखना है, उसकी जगह आपको लिखना है SO2 और H2O। तो फिर देखो इसको आप ऐड करके भी देख सकते हैं H2 और SO2 और वो मिलकर SO3। तो यहाँ पे क्या बनेगा? H2O और SO2 बनेगा। भले आपका प्रोडक्ट में ये आ रहा है लेकिन आपको इसको नहीं लिखना है। अरे ये सब वीक एसिड है और अनस्टेबल भी बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज होगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्प्लिट सेपरेट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखो ये क्या है? ये सल्फाइड नहीं है, ये क्या है? ये है सल्फाइड। ये है सल्फाइड IDE और ये ITE था। तो ये कैसे बनेगा? ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। इसको Fe2 प्लस हो जाएगा और ये H2 माइनस और ये हो जाएगा H प्लस और अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट ले लेता हूँ ये हो जाएगा H प्लस और SO4 2 माइनस। ये Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो इसका भी 2 प्लस है, इसका भी 2 माइनस है, तो बनेगा FeSO4 और H प्लस और ये मिलके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H2S। समझ में आया? तो इस टाइप का रिएक्शन सब आपको एग्जाम में आएगा और आपको इसको करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो देखो यहाँ पे इक्वेशन वर्कशीट दिया है, बहुत सारा रिएक्शन दिया है, प्रैक्टिस करना। और कोई रिएक्शन अगर आपसे ना हो तो पूछना।